हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेट हिस्ट्री पेपर 2 के बारे में। तो देखिए, इसमें हम लोग ने कई क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका है। आज उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे है 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए करा है कि अलवार और नयनार निम्नांकित में से किनसे संबंधित है। ए देखिए यहाँ पे करा हिंदू धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी शैव धर्म, डी वैदिक धर्म, ई यहाँ पे करा है जैन धर्म। इसमें से बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी यहाँ पे चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। अलवार और नयनार हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म एवं वैदिक धर्म से संबंधित है। अलवार 12 वैष्णव संत कवियों का एक समूह था। उनकी रचनाएं मुख्य रूप से भगवान विष्णु के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा भक्ति पर केंद्रित थी। और देखिए, इन रचनाओं में मोक्ष प्राप्त करने हेतु ईश्वर के प्रति समर्पण की अवधारणा पर बल दिया गया था। ओके। और देखिए, नयनार जो है 63 शैव संत कवियों का एक समूह था। और देखिए, यह भगवान शिव के प्रति पूर्णतः समर्पित है और उनकी स्तुति में भजन व काव्य की रचना करते थे। और प्राचीन भारतीयों के धर्म के विषय में जानकारी सर्वप्रथम वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक तथा उपनिषद से मिलती है। और वैष्णव धर्म का विकास देखिए भागवत धर्म से हुआ है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, अब यहाँ पे 52 नंबर का है, मैच करने के लिए है। एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है, इसमें मिलान करना है। तो एक तरफ देखिए मध्य पाषाण युग है और दूसरी तरफ ताम्र पाषाण युग है। तो देखिए, इनमें बताना है कि कौन सा किसके साथ करेक्ट हो जाएगा। तो एक तरफ देखिए लिखा है औजार, रंग, सिंधु, दाढ़ी वाले आदमी, और एक तरफ है चित्रकला, मुहर, पूरा पाषाण युगोत्तर और शिलखड़ी। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पे मिलान की, तो देखिए औजार का हो जाएगा पूरा पाषाण युगोत्तर से, तो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड से। अब है रंग, तो रंग का बात करें तो चित्रकला से हो जाएगा, तो यहाँ पर पेंटिंग हो गया। ठीक है। सिंधु, तो सिंधु की बात करें तो यह एक मुहर है, तो यहाँ पर सेकंड से हो जाएगा। और दाढ़ी वाला आदमी, तो इसका सिलखड़ी से हो जाएगा, तो फोर्थ का फोर्थ से हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर की, तो देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 53 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे करा है कि वारेन हेस्टिंग्स के कहने पर हिंदू विधि सार संकलन 1775 में 11 पंडितों की समिति द्वारा किया गया था। ये देखिए करा है यह सार संग्रह NB हातेड़ द्वारा अंग्रेजी में अनुनीत हुआ। बी देखिए करा है कि इससे यूरोप के न्यायाधीशों को सहायता मिली और अंतर्देशीय भाषांतरकारों की उनकी निर्भरता कम हो गई। और सी देखिए करा है कि इसके फलस्वरूप रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व कम हो गया। और डी देखिए करा है कि इससे ब्रिटिश को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतवासियों को विधिक अर्थ में समझने में सहायता मिली। और देखिए ई करा है कि यह पिट्स इंडिया एक्ट को पारित करने में अति महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ। अब देखिए, इसमें बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर देखिए यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और डी। तो देखिए, वारेन हेस्टिंग्स जिसका समय काल था 1773 से 1785, तो उसके समय भारत में एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। और देखिए, NB हॉलहेल्ड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इससे यूरोप के न्यायाधीशों को सहायता मिली और अंतर्देशीय भाषांतरकारों पर
उनकी निर्भरता कम हो गई और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके द्वारा ब्रिटिश को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतवासियों को विधिक अर्थ में समझने में सहायता मिली और कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 54 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कर रहा है, सिक्का शास्त्र में निम्नांकित में से किसके बारे में व्याख्या की गई है। देखिए कर रहा है कि युगों की अर्थव्यवस्था, बी सिक्के का मूल्य, सी प्रयोग की जाने वाली धातु, डी काष्ठ उद्योग, ई देखिए कर रहा है शासकों की प्रतिमाएं। अब इसमें से बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो देखिए अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर ए, बी, सी और ई यहाँ पे करेक्ट है। तो देखिए सिक्का शास्त्र में युगों की अर्थव्यवस्था, सिक्के का मूल्य, प्रयोग की जाने वाली धातु एवं शासकों की प्रतिमाओं के बारे में व्याख्या की गई है। और भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक देखिए जेम्स प्रिंसेप थे। और प्रत्येक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहला मुखा अभिलेख वाले पहलू को चित कहा जाता है, जिसमें शासक का नाम, उपाधि एवं आकृति अंकित रहते हैं। और सिक्के के दूसरे भाग पृष्ठ तल को पट्ट कहते हैं, जिस पर सामान्यतः नाना प्रकार के देवी देवताओं की आकृति अंकित रहती है। सिक्कों के माप पद्धति मतलब कि आकार भार के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। इसमें देखिए मुद्राओं की धातु, शिल्प और प्रतीकों के माध्यम से उनका काल और मूल्य निर्धारण किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 55 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कर रहा है कि वर्ष 1971 और 1976 का 25वां और 42वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किसका पूर्वाधारण है। ए मौलिक अधिकार, बी नीति निर्देशक तत्व, सी स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए वर्ष 1971 और 1976 का जो 25वां और 42वां संविधान संशोधन था वो नीति निर्देशक तत्वों का पूर्वाधारण था। और देखिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए और 25वें संशोधन में संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की गई है। और इसमें देखिए यह भी व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 39 ख या ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी गई गारंटी का उल्लंघन करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे करा है कि कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है। ए दिल्ली स्कूल, बी मद्रास स्कूल, सी यूरोपीय स्कूल और डी पटना स्कूल। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग को पटना स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। और यह देखिए यह मिश्रित कला, भारतीय और यूरोपीय कला का सम्मिश्रण है, जिसे कंपनी शैली कहा जाता है। और देखिए अंग्रेजों के समय पटना हर तरह से सुदृढ़ व महत्वपूर्ण होने के कारण यह उनका प्रशासन व व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया था। और यहाँ पर आश्रित कलाकार एंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रण करते थे, जिसमें पशु पक्षी, प्राकृतिक चित्र, लघु चित्र, भारतीय दास्तां का जीवन एवं अंग्रेजों व कंपनी के व्यापारियों व धनाढ्यों के पारिवारिक लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए। यहाँ के चित्रकार सेवकराम, जिनका समय काल था 1770 से 1830, से लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पटना स्कूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मिलान करने के लिए फिर से आ गया है। तो देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन है। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। तो सूची 1 में है संधि और आसन है, सामाश्रय है, और देख लेते हैं लास्ट वाला यान है। और एक तरफ देखिए तटस्थता है, युद्ध की घोषणा किए बिना ही आक्रमण की तैयारी करना, अन्य व्यक्तियों का संरक्षण मांगना, और 4 है शांति या संधि वार्ता।
तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो आइए पहले मिलान देख लेते हैं। तो देखिए संधि का हो जाएगा शांति संधि या वार्ता से, तो यहाँ पर ए का हो जाएगा फोर्स से। और आसन, आसन का हो जाएगा तटस्थता से, तो आसन का हो जाएगा फर्स्ट यहाँ पे, ठीक है। सामाश्रय, सामाश्रय का हो जाएगा अन्य व्यक्ति का संरक्षण मांगना, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा 3 से। और डी है ज्ञान, ज्ञान का हो जाएगा युद्ध की घोषणा किए बिना आक्रमण की तैयारी करना, तो यहाँ पे ज्ञान का हो जाएगा सेकंड से। ओके, तो इस तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 58 नंबर का। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे करा है, भारत का संविधान बनाने के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन यहाँ पे सही है। ए देखिए करा है कि केंद्र स्तर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा द्विसदनी विधायिका पुनः स्थापित की गई। बी देखिए यहाँ पे करा है कि प्रांतों में द्वैध शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा पुनः स्थापित किया गया। सी देखिए करा है एनी बेसेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को इंग्लैंड द्वारा दिए जाने और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं माना जाता। और डी देखिए यहाँ पे करा है कि प्रांतीय स्वायत्तता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा पुनः स्थापित की गई। और ई देखिए करा है कि कांग्रेस ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को अस्वीकृत कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चूज़ करना है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है बी सी डी और ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और एनी बेसेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को इंग्लैंड द्वारा दिए जाने और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं माना था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को अपर्याप्त, असंतोषजनक तथा निराशापूर्ण बताया तथा इसने दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया, जिसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानशालाओं का बहिष्कार सम्मिलित था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और 1935 के ही अधिनियम से प्रांतीय स्वायत्तता को पुनः स्थापित किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे बी सी डी और ई यहाँ पे करेक्ट है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की पुनः स्थापना की गई और द्वैध शासन के जन्मदाता देखिए लायोनिल कार्टिस थे और इन्होंने अपनी पुस्तक डायर्की में द्वैध शासन का वर्णन किया था। और तो देखिए अब यहाँ पे 59 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के किस नेता को ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने ब्रिटिश शासन का एकमात्र शत्रु कहलाने योग्य कहा था। ए तात्या टोपे, बी नाना साहब, सी मौलवी अजीमुल्ला, डी देखिए यहाँ पे करा बाबू कुंवर सिंह। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह। देखिए तो देखिए 1857 के विद्रोह के नेता बाबू कुंवर सिंह को ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने ब्रिटिश शासन का एकमात्र शत्रु कहलाने योग्य कहा था और इन्होंने जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था तथा इन्हें बिहार का सिंह कहा गया। और कर्नल जी.बी. मालेसन ने अपनी पुस्तक द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 में लिखा है कि इस महान योद्धा ने अंग्रेजों द्वारा किए गए उनके अपमान, जैसे कि वह समझते थे, का प्रतिशोध तो लिया ही, उनके छक्के भी छुड़ा दिए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे करा है कि निम्नांकित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए देखिए यहाँ पे करा है कि मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक, बी यूची ट्राइब को पराजित कर उन्हें चिन्ह के तुर्किस्तान से निष्कासित किया गया था। और सी देखिए यहाँ पे करा है कि अंतिम मौर्य सम्राट की पुष्यमित्र द्वारा हत्या। और डी देखिए करा है कि सिकंदर ने डेरियस को पराजित किया और उसकी राजधानी पर्सिपोलिस को जला दिया। ई देखिए करा है कि सिकंदर और पोरस के मध्य संघर्ष। इसमें तो देखिए यहाँ पे करा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है।
तो बात करें अगर यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, DEACB। तो पहले देखिए डी आएगा, मतलब कि सिकंदर ने डेरियस मतलब कि दारा तृतीय को पराजित किया और उसकी राजधानी पर्सिपोलिस को जला दिया, और यह घटना देखिए 331 ईसा पूर्व का है। और फिर उसके बाद आता है ई, मतलब कि सिकंदर और पोरस के मध्य संघर्ष होता है जो कि होता है 326 ईसा पूर्व में। और फिर उसके बाद आता है ए, मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक जो कि होता है 269 ईसा पूर्व में। और फिर आता है उसके बाद सी, मतलब कि अंतिम मौर्य सम्राट, मतलब कौन रहता है, सम्राट बृहद्रथ की पुष्यमित्र द्वारा हत्या, और यह घटना है 184 ईसा पूर्व की। ओके। और फिर उसके बाद आता है बी, मतलब कि यूची ट्राइब को पराजित कर उन्हें चीन के तुर्किस्तान से निष्कासित किया गया, और यह घटना है 165 ईसा पूर्व की। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।